भारतीय इतिहास में वीरता की बात हो तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम सबसे पहले आता है। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही दुश्मन की सेना में खलबली मच जाती थी। आज हम उनकी बेमिसाल बहादुरी की कहानी तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही उस एक रणनीतिक भूल को भी समझेंगे जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी एक ऐसी जीत की है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक हार की वजह बन गई। ये उस एक घातक गलती की कहानी है जिसने पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। पृथ्वीराज चौहान की कहानी शुरू से ही असाधारण थी। कहते हैं ज्योतिषियों ने उनके जन्म के वक्त ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक एक महान शासक बनेगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। बचपन से ही उनमें इसके सारे गुण दिखने लगे थे। जरा सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में पिता का साया सर से उठ गया और इतने बड़े साम्राज्य की जिम्मेदारी कंधों पर आ गई। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने राजकाज की बागडोर संभाली, और महज 14 साल की उम्र में उन्होंने पूरी तरह से एक आज़ाद शासक के तौर पर अपना सफर शुरू कर दिया था। पृथ्वीराज सिर्फ एक राजा ही नहीं थे, वो एक तरह से एक सुपर वॉरियर थे। किस्से कहानियों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने भरी जवानी में एक शेर का जबड़ा अपने नंगे हाथों से चीर दिया था। पर उनकी सबसे बड़ी और अनोखी कला थी शब्दभेदी बाण चलाने की। मतलब सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे अपने दुश्मन को ढेर कर देना। ये एक बहुत ही दुर्लभ हुनर था। लेकिन एक महान योद्धा होने का मतलब ये नहीं कि चुनौतियां नहीं थीं। पृथ्वीराज की चुनौतियां सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं थीं। असल में उनके कुछ सबसे बड़े दुश्मन तो अपने ही थे, अपने ही देश में। उस वक्त का भारत अंदरूनी झगड़ों और आपसी रंजिशों से बुरी तरह बटा हुआ था, और यही दरारें आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थीं। और इन सारे अंदरूनी झगड़ों के सेंटर में थी दिल्ली। पृथ्वीराज के लिए दिल्ली एक बहुत ही अहम, एक स्ट्रेटेजिक राजधानी थी। लेकिन दूसरी तरफ कन्नौज के शक्तिशाली राजा जयचंद का मानना था कि दिल्ली पर उनका हक है। सत्ता की ये लड़ाई उत्तर भारत के दो सबसे ताकतवर राजपूत राज्यों के बीच एक गहरी दुश्मनी की वजह बन गई। और ये जो सियासी दुश्मनी थी ना, ये तब और भी ज्यादा निजी हो गई जब कहानी में एंट्री हुई जयचंद की बेटी राजकुमारी संयोगिता की। लोक कथाओं की माने तो संयोगिता पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से सुनकर मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी थीं, और ये बात उनके पिता जयचंद के लिए एक बहुत बड़े अपमान की वजह बन गई। अब अपने सबसे बड़े दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को बुलाया तक नहीं। और इतना ही नहीं, उनका अपमान करने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और उसे अपने दरबार के दरवाजे पर एक द्वारपाल, मतलब एक गेटकीपर की जगह खड़ा कर दिया। ये एक ऐसी बेइज्जती थी जिसे कोई भी योद्धा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन पृथ्वीराज ने इस अपमान का जवाब बड़े ही नाटकीय अंदाज में दिया। वो चुपके से स्वयंवर में पहुंचे और भरी सभा से संयोगिता को उठाकर अपने साथ दिल्ली ले आए। अब देखिए, बहुत से इतिहासकार इस प्रेम कहानी को सच नहीं मानते, लेकिन एक बात तो तय है, पृथ्वीराज और जयचंद के बीच दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि जब विदेशी हमलावर दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, तब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, एक दूसरे के साथ नहीं। और इसी आपसी फूट का फायदा उठाने के लिए पश्चिम से एक नया खतरा सिर उठा रहा था, मोहम्मद गौरी। गौरी सिर्फ लूटपाट करने के इरादे से नहीं आया था, वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। और फिर साल 1191 में तराइन के मैदान पर इन दो ताकतों का पहली बार आमना सामना हुआ। इस पहली लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना ने गौरी की फौज को बुरी तरह रौंद डाला। राजपूतों के जबरदस्त और सीधे हमले के सामने गौरी के घुड़सवार तीरंदाज टिक ही नहीं पाए। खुद मोहम्मद गौरी बुरी तरह जख्मी हुआ और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर मैदान से भाग निकला। ये चौहान साम्राज्य के लिए एक शानदार और जबरदस्त जीत थी। सब कुछ पृथ्वीराज के पक्ष में था, है ना? दुश्मन पीठ दिखाकर भाग रहा था, उसकी सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। तो फिर आखिर गलती हुई कहाँ? इस जबरदस्त जीत में ही हार का बीज कहाँ छिपा था? यहीं पर, जीत के इस मोड़ पर पृथ्वीराज ने एक ऐसी रणनीतिक भूल की जिसे आज के दौर में इतिहासकार पृथ्वीराज सिंड्रोम कहते हैं। देखिए, राजपूत युद्ध के नियमों के हिसाब से उन्होंने भागते हुए और निहत्थे दुश्मन का पीछा करना धर्म के खिलाफ समझा। ये उनके शौर्य और उसूलों का हिस्सा था। लेकिन उनकी यही महानता, उनकी यही दया एक ऐसे दुश्मन के सामने आत्मघाती साबित हुई जो इन नियमों को नहीं मानता था। ठीक 1 साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी वापस लौटा।
लेकिन इस बार वो पहले वाला गौरी नहीं था। वो अपनी हार से बहुत कुछ सीख चुका था। वो अपमान की आग में जल रहा था और बदला लेने के लिए बेताब था। उसने अपनी सेना को फिर से तैयार किया, पर इस बार उसका सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि धोखा था। गौरी ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि राजपूतों को आमने सामने की लड़ाई में हराना लगभग नामुमकिन है। इसलिए उसने अपनी पूरी की पूरी रणनीति ही बदल दी। अब उसका फोकस अनुशासन, रफ्तार और सबसे बढ़कर धोखेबाजी पर था। वो जानता था कि ये जंग जीतने के लिए उसे युद्ध के सारे नियम तोड़ने होंगे। उसने एक शातिर जाल बिछाया। गौरी ने पृथ्वीराज को संधि यानी कि पीस ट्रीटी का झूठा संदेश भेजा। इस संदेश से राजपूत सेना पूरी तरह निश्चिंत हो गई। उन्हें लगा कि लड़ाई टल गई है और उन्होंने अपनी चौकसी कम कर दी। और फिर सुबह सुबह जब राजपूत सैनिक अपने रोज के कामों में लगे थे और पूरी तरह से बेखबर थे, गौरी ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। ये हमला इतना अचानक और इतना जबरदस्त था कि राजपूत सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये वीरता की हार नहीं थी, ये रणनीति की जीत थी, धोखे की जीत थी। पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। दुश्मन को कमजोर समझने और उस पर भरोसा करने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस हार ने सिर्फ एक राजा का ही अंत नहीं किया, बल्कि इसने एक पूरे साम्राज्य का सूरज डुबो दिया और भारतीय इतिहास में एक बिल्कुल नए, एक अलग ही दौर की शुरुआत की। इस एक लड़ाई का असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया जाना था। साल 1192 इतिहास का ये वो मोड़ था जिसने शक्तिशाली चौहान साम्राज्य को खत्म कर दिया और भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। एक लड़ाई ने इस पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। अब पृथ्वीराज का अंत कैसे हुआ, इस पर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि वो युद्ध में ही वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा मशहूर है वो पृथ्वीराज रासों में मिलती है। उसके मुताबिक उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, उनकी आंखें फोड़ दी गईं और वहीं उन्होंने अपनी शब्दभेदी बाण की कला से गौरी को मार गिराया। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार इसे सच नहीं मानते, क्योंकि गौरी की मौत कई साल बाद हुई थी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या पृथ्वीराज एक ऐसे नायक थे जो अपने ही बनाए उसूलों और अपनी ही दयालुता का शिकार हो गए, या फिर वो एक महान राजा थे जो जंग के बदलते हुए क्रूर तरीकों के साथ खुद को ढाल नहीं पाए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी के साथ साथ रणनीति कितनी जरूरी है, और ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।